तो आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम इन प्रोडक्ट स्पेस की। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशंस। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब होता है कि इसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन द प्रोडक्ट स्पेस एंड W इज द सबस्पेस ऑफ V। जो W है वो V का सबस्पेस है। देन तो हमने ये प्रूव करना है कि जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का डायरेक्ट सम होगा। सेकंड कंडीशन हमें दिखाना है W डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W। अब हमें पता है कि जो V है वो कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस और जो W है वो V का सबस्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W है वो भी कैसा होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, क्योंकि W इज द सबसेट ऑफ V। तो W इज आल्सो ए फाइनाइट डायमेंशनल। तो अब देखें इसका प्रूफ। since V is finite dimensional inner product space and W be a subspace of V hence जो W है वो भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशंस होगा। तो हम मान लेते हैं डायमेंशंस ऑफ W, लेट डायमेंशंस ऑफ W इज इक्वल टू m, कि W जो डायमेंशन कितनी है, m है। अगर W की डायमेंशंस m है तो हमें पता है कि इसके बेसिस के अंदर m एलिमेंट होंगे और हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशंस है, तो उसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर होते हैं, क्योंकि पीछे हमने थ्योरम की थी कि एवरी फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस हैज ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस और हमें पता है जो W है वो फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस है, तो W हैज ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो सो हमने ये मान लिया S इक्वल टू U1 U2 एंड so on UM are ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W। ये W के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल हैं तो ऑर्थोनॉर्मल ये दो कंडीशन होती है। पहली जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या होती है, UI, UJ इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू J। और जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास होती है UI, UJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। अब हमें पता है कि जो W है वो V का सबस्पेस है, तो W के जो बेसिस हैं उनको हम एक्सटेंड करके V के बेसिस बना सकते हैं। तो इसका मतलब इस S इसको हम एक्सटेंड करके V के बेसिस बना सकते हैं। तो अब हमने इसको एक्सटेंड किया S डैश, तो S डैश इज इक्वल टू U1 U2 U3 एंड so on UM plus 1 UM plus 2 and so on UN are basis of orthonormal basis of V। क्योंकि हमें पता है जो V है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल है और हमें पता है कि अगर कोई इनर प्रोडक्ट पे फाइनाइट डायमेंशन है तो उसके हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। तो दीज आर द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एंड दैट इज अब हमें पता है कि जो डायमेंशन ऑफ V है उसका हमने n एलिमेंट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशंस ऑफ V है वो हमारे पास कितना होगा, n होगा, दिस इज इक्वल टू n। ये और ये जो बेसिस है ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये जो है ये भी क्या करेंगे, इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम बात करते हैं UM+1। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं UM+1, UM+2 एंड so on UN, these are element of W perpendicular। इनको हम W परपेंडिकुलर के एलिमेंट बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज सिंस का जो रीजन क्या है कि जैसे हमने सबसे पहले हम UM+1 को दिखाते हैं, अगर UM+1 को हमने W परपेंडिकुलर का एलिमेंट दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा UM+1 की प्रोडक्ट W के सभी एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां से हम देखो ये प्रूव करते हैं
um+1 की प्रोडक्ट W के साथ फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर W कि इसकी प्रोडक्ट um+1 की W के सभी एलिमेंट के साथ 0 होनी चाहिए। तो हमारा टारगेट इसको क्या दिखाना, 0 दिखाना। फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। अब यहां से हमारे पास होता है um+1 कोमा। अब हमें पता है जो W है वो W का एलिमेंट है, और हमें पता है ये जो है ये W के क्या है, बेसिस हैं। तो W के हर एलिमेंट को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो W कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो W है उसको हम लिख सकते हैं A1U1 प्लस A2U2 प्लस एंड सो ऑन करते करते AMUM। अब दिस इज इक्वल टू, अब हम इन प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन करते हैं। तो हमें पता है पीछे से अगर कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो कंजुगेट के साथ आता है। तो A1 का कंजुगेट तो यहां पर होगा um+1 U1 प्लस A2 बार, ये कितना होगा um+1 U2 एंड सो ऑन करते करते AM बार, ये कितना होगा um+1 um। हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है कि ये जो है ये हमारे पास क्या ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर आई और जे आपस में अनइक्वल तो उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो जो m+1 है उसकी प्रोडक्ट U1 के साथ क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इज इक्वल टू 0। um+1 की प्रोडक्ट U2 के साथ भी क्या होगी, 0। um+1 की प्रोडक्ट Um के साथ भी क्या होगी, 0। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि um+1 की प्रोडक्ट W के सभी एलिमेंट के साथ क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि um+1 बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। सिमिलरली हम um+2 को भी W परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, और UN को भी हम क्या दिखा सकते हैं, W परपेंडिकुलर का एलिमेंट दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली हम ये चीजें भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसका ये रीजन है। नेक्स्ट अब हमें जो चीज प्रूव करनी है, अब हम उस चीज पे आते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर प्रूव करने की जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का डायरेक्ट सम होगा। अब डायरेक्ट सम के लिए हम दो चीजें दिखाते हैं। हमें पता है कि अगर हम डायरेक्ट सम दिखाएं तो हम दो चीजें दिखाते हैं। फर्स्ट हम दिखाते हैं V इज इक्वल टू कि जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का लीनियर सम होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं W प्लस W परपेंडिकुलर, W और W परपेंडिकुलर की जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ओनली 0 एलिमेंट होता है। अगर हम ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो हम ये बोल सकते हैं जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का डायरेक्ट सम है। आप देखो फर्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फर्स्ट के लिए हम क्या दिखाएंगे कि V के हर एलिमेंट को हम W और W परपेंडिकुलर के एलिमेंट के लीनियर सम में लिख सकते हैं। तो उसको देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट हमने मान लिया कि जो V है वो हमारे पास कोई वीक एलिमेंट है। अब हमें पता है कि ये जो है U1 U2 U3 um+1 um+2 UN ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। बेसिस का मतलब ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो V बिलोंग्स टू V है तो V कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन करते करते am+1 an belongs to F such that V can be written as, तो V को हम लिख सकते हैं V is equal to A1 U1 प्लस इतना आ गया A2 U2 प्लस एंड सो ऑन करते करते AM प्लस AM+1 um+1 प्लस AM+2 um+2 एंड सो ऑन करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ANUM। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो A1U1 प्लस A2U2 प्लस AMUM ये हमारे पास किसका एलिमेंट होगा। अब हमें पता है U1 U2 UM आर द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है W के। इसका मतलब ये हुआ ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या होंगे, W के होंगे, और जो W है वो हमारे पास क्या है, सबस्पेस है। अब हमें पता है कि अगर सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा। अगर वेक्टर स्पेस है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर A हमारे पास क्या है, कोई F का एलिमेंट है, और जो U है अगर वो V का एलिमेंट है तो जो AU है इट इज द एलिमेंट ऑफ V। तो हमारे पास वो V का एलिमेंट होता है। अब यहां से हम ये बोल सकते हैं जो A1 है वो फील्ड का एलिमेंट है, और जो U1 है वो हमारे पास W का एलिमेंट है। तो A1U1 इज द एलिमेंट ऑफ W, तो हमारे पास W का होगा। इस तरह
A2 U2 बिलोंग्स टू W, AM UM बिलोंग्स टू W, और W हमें पता है वेक्टर स्पेस है। अगर W हमारे पास क्या है कि वेक्टर स्पेस है, तो हमें पता है कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका जो सम है वो भी किसके अंदर होगा, W के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। अब इसी तरह देखो UM+1 इज द एलिमेंट ऑफ W परपेंडिकुलर, और पीछे हमने किया था कि अगर W हमारे पास V का सबस्पेस है, तो जो W परपेंडिकुलर होता है वो भी V का क्या होता है, सबस्पेस होता है। इसका मतलब इट इज आल्सो ए सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो UM+1 W परपेंडिकुलर का एलिमेंट है, AM+1 फील्ड का एलिमेंट है, तो AM+1 UM+1 ये किसके अंदर होगा, W परपेंडिकुलर में होगा। सिमिलरली AM+2 UM+2 W परपेंडिकुलर में होगा, AM UN W परपेंडिकुलर में होगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका जो सम है वो भी किसके अंदर होगा, W परपेंडिकुलर में होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ये जो एलिमेंट है ये किसका है, W परपेंडिकुलर का है, यानी इसका मतलब इट इज बिलोंगिंग टू ये हमें पता है ये किसका है, W का है, और ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है, W परपेंडिकुलर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि V का जो एलिमेंट है उसको हमने W और W परपेंडिकुलर के एलिमेंट के लीनियर सम में एक्सप्रेस कर दिया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं V इज इक्वल टू लीनियर सम ऑफ द W एंड W परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये प्रूव करना था कि जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का लीनियर सम होगा। नेक्स्ट सेकेंड हम प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर में क्या होगा, ओनली जीरो एलिमेंट होगा। अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट चूज कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि अगर x W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर में है तो x बिलोंग्स टू W, कि x W के अंदर भी होगा, एंड और जो x है वो हमारे पास क्या होगा, W परपेंडिकुलर में भी होगा। हमें पता है कि अगर x W परपेंडिकुलर में है तो x की प्रोडक्ट W के सभी एलिमेंट के साथ क्या होती है, जीरो होती है। इट इज डेफिनेशन ऑफ द W परपेंडिकुलर। x की जो प्रोडक्ट है वो W के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगी, जीरो होगी। और हमें पता है कि जो x है वो W का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो प्रोडक्ट है वो इस x के साथ भी क्या होगी, जीरो होगी। दिस इज इक्वल टू जीरो। और हमें पता है कि वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि u, u इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू जीरो। अब x हमने इसका कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था और वो एलिमेंट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं W इंटरसेक्शन W परपेंडिकुलर में क्या होगा, ओनली जीरो एलिमेंट होगा, यानी ओनली जीरो होगा। तो हमने यही प्रूव करना था। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो V है वो W और W परपेंडिकुलर का क्या है, डायरेक्ट सम है। तो इट इज द विच द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ था। आप देखो सेकंड जो है उसमें हमने ये प्रूव करना है W डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W। तो हमने ये प्रूव करना है। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अब हम इसका प्रूव करते हैं कि W डबल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W। अभी हमने प्रूव किया कि जो V है वो किसके इक्वल है, W प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W परपेंडिकुलर। पीछे हमने थ्योरम की थी कि अगर जो V है वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू होगा डायमेंशंस ऑफ W प्लस डायमेंशंस ऑफ W परपेंडिकुलर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर स्टार है ये जो प्रॉपर्टी है ये उसके लिए होल्ड करती है कि यहां पर वो सबस्पेस है और यहां पर उसका परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है जो W परपेंडिकुलर है वो भी V का सबस्पेस होता है, तो W को हम W परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो W को रिप्लेस कर दो W परपेंडिकुलर से, तो यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू W परपेंडिकुलर डायरेक्ट सम ऑफ W इसकी जगह परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर ऊपर है तो W डबल परपेंडिकुलर। अब फिर वही थ्योरम लगा दो कि V इज इक्वल टू W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ W परपेंडिकुलर प्लस डायमेंशंस ऑफ W डबल परपेंडिकुलर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2।
अब ये भी डायमेंशन v के इक्वल है, ये भी डायमेंशन ऑफ v के इक्वल है, तो दोनों राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इक्वल होगी तो यहां से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। अब ये चीज हमने क्यों प्रूव की, क्योंकि इसके अंदर हम पीछे हमने वेक्टर स्पेस की एक थ्योरम की थी, उस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब वो थ्योरम हमारे पास क्या होती थी, उसके अंदर ये होता था कि अगर w if w is subspace of v, w is subspace of finite dimensional vector space v, then dimensions of w is equal to dimensions of v if and only if w is equal to v। तो ये तभी होता है जब w और v क्या है, दोनों सेम हो। अब यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर है, यानी कि w का काम ये कर रहा है, v का काम ये कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब w क्या हो, v का सबस्पेस हो। तो यहां पर हम ये प्रूव करेंगे या तो जो w है वो w परपेंडिकुलर क्या हो, सबस्पेस हो, या w डबल परपेंडिकुलर w का क्या हो, सबस्पेस हो। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। लेट हमने मान लिया u कोई एलिमेंट है w का, u एलिमेंट w का है। अब देखो u v इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू w परपेंडिकुलर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर v w परपेंडिकुलर का एलिमेंट है तो v की प्रोडक्ट w के सभी एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो v की प्रोडक्ट w के एलिमेंट के साथ क्या है, जीरो है। अब हमें पता है कि अगर u v जीरो है तो इसका अगर v u भी क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल u बिलोंग्स टू w, क्योंकि हमने जो u है वो तो w का कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट उठाया था, तो इसका फॉर ऑल u बिलोंग्स टू w। अब देखो यहां से हम ये बोल सकते हैं u बिलोंग्स टू w डबल परपेंडिकुलर, फॉर w बिलोंग्स टू w बिकॉज, क्योंकि हमें पता है u की जो प्रोडक्ट है वो w परपेंडिकुलर के सभी एलिमेंट के साथ है। देखो u की प्रोडक्ट w परपेंडिकुलर के सभी एलिमेंट के साथ क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो इसका जो u है वो w डबल परपेंडिकुलर का एलिमेंट हो गया। तो u को हम लिख सकते हैं w का आ गया किसमें, w डबल परपेंडिकुलर में। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं w इज द सबसेट ऑफ w परपेंडिकुलर। और हमें पता है ये भी सबस्पेस है, यानी ये खुद भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ये खुद भी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, ये इसका सबसेट है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इट इज द सबस्पेस ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं w इज सबस्पेस ऑफ w डबल परपेंडिकुलर। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं। आप देखा ये थ्योरम क्या कहती है कि w इज द सबस्पेस ऑफ v, तो w इज द सबस्पेस ऑफ v का काम ये कर रहा है। देन डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर। ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ w इज इक्वल टू v। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब w और w परपेंडिकुलर दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो हमने ये प्रूव करना था कि w इज इक्वल टू w परपेंडिकुलर डबल परपेंडिकुलर, तो व्हिच इज द रिक्वायर्ड थ्योरम।